हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू सिविल स्टैप। सिविल स्टैप के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है रोहित और रोज की तरह आज शाम भी हम डिस्कस करेंगे द डेली करंट अफेयर्स ऑफ टुडे, दैट इज 18th ऑफ नवंबर 2023। जी हाँ, 18 नवंबर 2023 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को आज की क्लास के अंदर स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे। तो आइए, जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ पे जुड़ चुके हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि सबको मेरी आवाज प्रॉपर आ रही होगी और स्क्रीन आप लोगों को विजिबल होगा। हम क्लास को प्रोसीड करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि करंट अफेयर्स जो है वो हमारे एग्जाम के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और डे बाय डे जैसे जैसे एग्जाम्स आ रहे हैं इनकी वेटेज भी हर साल इंक्रीज होती हुई आपको दिखाई दे रही है पेपर के अंदर। करंट अफेयर्स की इसके बाद बात करें तो करंट अफेयर्स की जो वेटेज तो बढ़ ही रही है। अब टॉपिक रेलेवेंस की बात करते हैं तो कुछ चुनिंदा टॉपिक ऐसे हैं जिनको लेकर पेपर में हर साल सवाल आता है। सो इन टॉपिक्स को हमें किसी भी हाल में स्किप नहीं करना है। पेपर में किस तरह के करंट अफेयर्स आते हैं और पिछले 3 सालों से एचपीएएस के अंदर हमारे ही मैगजीन से सवाल जो है वो पूछे जा रहे हैं और जो भी करंट अफेयर्स हम पढ़ते हैं ये आपको हमारी मैगजीन में भी इंक्लूड मिलेगा। आइए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा करंट अफेयर्स का सेशन, जिसके अंदर हम 18 नवंबर 2023 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। सो माय डियर फ्रेंड्स, लेट्स बिगिन। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन, 18 तारीख का डेली करंट अफेयर्स का ये हमारा क्लास। तो सबसे पहले टॉपिक्स यहाँ पर जब मैं बात करता हूँ तो आज के हमारे टॉपिक्स जो हैं वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सबसे पहले हम वर्ल्ड मेटेरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे। साइंस एंड टेक के काफ़ी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को आज हमें डिस्कस करना है। सो बढ़ेंगे आगे, स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। और सबसे पहला करंट अफेयर यहाँ पर स्क्रीन पे आता है और बात करता है वर्ल्ड मीटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की। वर्ल्ड मीटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का एक रिपोर्ट यहाँ पर सामने आता है जिसको हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैस बुलेटिन नंबर 19, या फिर मैं कहूँगा ग्रीन हाउस ग्रीन बुलेटिन नंबर 19 यहाँ पे रिलीज किया जाता है। सो ये जो ग्रीन हाउस ग्रीन बुलेटिन 2023 का है, ये डेटा कहाँ से उठाता है, ये कहाँ के डेटा को एनालिसिस कर रहा है? तो ये वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो ग्लोबल एटमॉस्फेयर वॉच प्रोग्राम है वहां से डाटा एनालिसिस करता है और हमें रिपोर्ट जो है प्रोवाइड करवा रहा है ग्रीन हाउस ग्रीन को लेकर। अब ये रिपोर्ट क्या कहती है? ये रिपोर्ट कहती है कि हीट ट्रैपिंग ग्रीन हाउस गैस कंसंट्रेशन जो है ये बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है। ठीक है, पिछले वर्ष इसने रिकॉर्ड बना दिया और अभी और तेजी से आगे बढ़ते हुआ दिखाई दे रहा है 2023 के लेवल पे। ग्लोबल एवरेज कंसंट्रेशन कार्बन डाइऑक्साइड की सबसे इंपॉर्टेंट ग्रीन हाउस गैस की 2022 में, ठीक है, ये 50% अबव थी प्री इंडस्ट्रियल एरा के ऊपर, पहली बार ऐसा हुआ। उसके बाद मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड कंसंट्रेशन की अगर मैं बात करता हूं, ये देखिए मीथेन जो है 264% बढ़ गया, नाइट्रस ऑक्साइड जो है 124% बढ़ गया 2022 के अपने प्री इंडस्ट्रियल लेवल से। मीथेन जो है ये एटमॉस्फेयर के अंदर बहुत सारे डिगेट से अवेलेबल है। मीथेन जो है 16% जो है योगदान देता है वार्मिंग इफेक्ट को लेकर ऑफ द लॉन्ग लिव्ड ग्रीन हाउस गैसेस, और नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये 7% यहाँ पर अपना योगदान देता है। एनुअल ग्रीन हाउस गैस इंडेक्स जो है ये बताता है कि 1990 से लेकर 2022 तक वार्मिंग इफेक्ट जो है हमारे क्लाइमेट का, जिसको हम रेडिएटिव फोर्सिंग कहते हैं, बाय द लॉन्ग लिव्ड ग्रीन हाउस गैसेस, ये 49% तक इंक्रीज हुआ है और जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये 78% इंक्रीज हो चुकी है कार्बन डाइऑक्साइड। और हमारा जो क्लाइमेट सिस्टम है जिसको हम सो कॉल्ड द क्लाइमेट सिस्टम में बी क्लोज टू सो कॉल्ड टिपिंग पॉइंट्स, ये टिपिंग पॉइंट्स पर पहुंच चुका है जहां पर कुछ लेवल का बदलाव जो है, सर्टेन लेवल ऑफ चेंज जो है यहाँ पर सेल्फ एक्सेलरेटिंग एंड पोटेंशियली इरिवर्सिबल कैस्केड ऑफ चेंजेस में हमें ले जाएगा। वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है, अगर हम इसकी बात करते हैं, इसकी स्थापना 1950 में होती है। जिनीवा स्विट्जरलैंड में इसका हेडक्वार्टर है। 187 मेंबर कंट्रीज इसके मेंबर हैं, भारत देश भी इसका मेंबर है, और 6 मेंबर टेरिटरीज इसके अंदर अपना कार्य करते हैं। ये यहाँ पर वेदर को लेकर, क्लाइमेट को लेकर, वाटर रिसोर्सेज को लेकर वर्क करता है, उसको लेकर जो भी इश्यूज आते हैं उसको सॉल्व करने का कार्य करता है। क्लियर हो गया होगा? आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले करंट अफेयर की बात करेंगे। देखते हैं अगला करंट अफेयर क्या कहता है। देखिए, अगर आपको किसी करंट अफेयर में कुछ क्वेश्चन आ रहा है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है,
तो चलिए नेक्स्ट करंट अफेयर की बात करते हैं। नेक्स्ट करंट अफेयर कहता है एफडीए, यानी कि यूएस का जो फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, इसने फर्स्ट ट्रीटमेंट जो है वो अप्रूव कर दिया, दैट इज फॉर द कंजेनिटल थ्रोम्बोटिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा। इसके लिए पहला ट्रीटमेंट जो है वो अप्रूव कर दिया। देखिए ये एक ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर होता है, दिस इज अ ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर। ब्लड क्लॉटिंग क्या होती है, ब्लड क्लॉट्स क्या होते हैं? देखिए हमारी बॉडी के अंदर जो ब्लड है, हमारी बॉडी के अंदर जब ब्लड है, जब हमें कोई जख्म होता है या चोट लगती है, तो खून निकलता है, खून बाहर आता है, ब्लड बाहर आता है। तो हमारी बॉडी के अंदर ब्लड में जो प्रोटीन होता है, वो प्रोटीन जो करता है, वो प्रोटीन क्या करता है, हमारी बॉडी में क्लॉट्स बनाना शुरू कर देता है, क्लॉट्स की फॉर्मेशन को शुरू करता है। और किसी बॉडी में क्लॉट्स की फॉर्मेशन जो है वो नहीं हो पाती है। क्लियर? सो यहां पर एक इनहेरिटेड ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर है जिसका नाम है कंजेनिटल थ्रोम्बोटिक एंड थ्रोम्बोसाइटोपेनिक पुरपुरा। सो पहला और इकलौता एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है इस बीमारी के लिए रिलीज किया गया है, अप्रूव किया गया है यूएस की फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के द्वारा। और एडजाइमनमा पहला रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन प्रोडक्ट जो है, जो कि ऑन डिमांड एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी के लिए बनाया गया, अडल्ट और पीडियाट्रिक पेशेंट्स के अंदर हम इसका ट्रीटमेंट करेंगे। क्लियर? और इसके लिए अप्रूवल जिस कंपनी को दिया गया, इसका नाम है ताकेडा फार्मास्यूटिकल्स यूएसए। इस कंपनी को अप्रूवल दिया गया है। माफी चाहूंगा, बीच बीच में गला जो है वो थोड़ा सा खराब है, उस वजह से बोलने में अगर आपको आवाज में दिक्कत लग रही है तो उसके लिए माफी चाहता हूं। और एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी जो है, ये मिसिंग और डेफिशिएंट एंजाइम जो है किसी पर्सन में, उसको रिप्लेस करने के लिए इस्तेमाल की जाएगी। और जो रिप्लेसमेंट एंजाइम होगा, ये ह्यूमन से, एनिमल से या प्लांट सेल से डिराइव किया जाएगा। क्लियर? और इसको डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम ऑफ द पेशेंट में पुट कर दिया जाएगा थ्रू द फ्लूइड्स। और अगर मैं इस ट्रीटमेंट की बात करता हूं, इस बीमारी की बात करता हूं, तो एक रेयर और लाइफ थ्रेटनिंग ब्लड क्लॉटिंग डिसऑर्डर है। ठीक है? और इस एंजाइम, ये बेसिकली एक एंजाइम की डेफिशिएंसी की वजह से होता है, डिसीज मेकिंग म्यूटेशन इन द ADAMTS13 जीन। सो जो यहाँ पर एंजाइम बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसको हम ब्लड क्लॉटिंग को रेगुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और इस एंजाइम की डेफिशिएंसी जो है ब्लड क्लॉट्स लेके आती है बॉडी में, जो कि ब्लड क्लॉट्स को बनने से रोकती है, और स्मॉल ब्लड वेसल्स के थ्रू यहाँ पर खून जो है हमारा निकलता है। सो यहाँ पर बेसिकली सिम्टम्स जो होंगे इसके, वो इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड में देखने को मिलते हैं, बट कुछ केसेस में ये अडल्टहुड में या बाद में भी देखने को मिलते हैं, प्रेगनेंसी के टाइम पे देखने को मिलते हैं। अगर इसका इलाज समय पे नहीं होता है, सो ये काफ़ी फेटल हो सकता है। सो ये हम एक प्रॉब्लम की बात कर रहे हैं, एक ब्लड क्लॉटिंग डिसीज की बात कर रहे हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है माय डियर स्टूडेंट्स। अब आगे बढ़ेंगे अगले करंट अफेयर की तरफ। अगला करंट अफेयर देखते हैं, कोकोनट हार्वेस्टिंग। कोकोनट हार्वेस्टिंग के लिए कॉल सेंटर का निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है। सो यहाँ पर आप कोकोनट जो है देख सकते हैं, नारियल जो है देख सकते हैं। सो हमारा जो कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड है, इसने एक कॉल सेंटर की अनाउंसमेंट की, हेलो नारियल। सो किसान जो कि नारियल काटने के लिए वर्क करते हैं, जो किसान नारियल उगाते हैं, नारियल की खेती करते हैं, उनके लिए अगर उनको किसी तरह की सहायता की आवश्यकता है, तो एक कॉल सेंटर यहाँ पे लॉन्च किया गया है कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड के द्वारा। और इसका नाम जो है रखा गया है हेलो नारियल फ्रेंड्स ऑफ कोकोनट ट्रीज। सो यहाँ पर किसान जो है इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं अपनी प्लांट मैनेजमेंट ऑपरेशंस के लिए, और जो एक्टिविटीज है कोकोनट सेक्टर की उसको इंप्रूव करने के लिए ऐसा डिसीजन यहाँ पर लिया गया है। और ये सर्विसेज जो हैं तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका में भी एक्सटेंड की गई हैं। हाल ही में 1924 रजिस्टर्ड जो है यहाँ पर किसान जो हैं उन्होंने कॉल सेंटर के लिए रजिस्टर्ड किया है, और सर्विसेज जो हैं ये ब्लॉक और ग्राम पंचायत लेवल तक अवेलेबल करवाई जाएंगी। सो हेडक्वार्टर जो है, जो हमारा कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड है, इसका है कोची में। और कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड जो है ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। और इसकी स्थापना की अगर मैं बात करता हूं तो ये 1981 में बना था अंडर द कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड एक्ट ऑफ 1979, इसको बनाया गया था। कोकोनट की प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए, इंक्रीज करने के लिए ये बॉडी हमने बनाई थी। और अब कोकोनट वाले किसान जो है यहाँ पर अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम आती है वो यहाँ पर काम करेंगे
और अगर आपको कुछ भी यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा बता सकते हैं। देखिए फार्मर्स की डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर सरकार जो है काफ़ी समय से काम करती आ रही है, और बेसिकली आपको ये भी समझना है कि सरकार 2020 में यहाँ पर 3 फार्म बिल्स लेके आई थी। 3 फार्म बिल्स आए थे, बाद में उनको रिवॉक कर दिया गया है। आप सब जानते हैं कि किस तरह से फार्मर्स को लेकर यहाँ पर प्रोटेस्ट चला, दिल्ली में बहुत सारा प्रोटेस्ट हुआ, अब फार्म बिल्स को रिवॉक कर दिया गया। बट भारत सरकार जेन्युइनली ये चाहती थी कि किसानों की आय को बढ़ाया जाए, तो इसीलिए केंद्र सरकार ने एक कमेटी भी बनाई हुई थी, दैट इज टू बूस्ट द एग्रीकल्चर सेक्टर इनकम, सो डबल द फार्मर्स इनकम बाय 2022। सो सरकार ने कमेटी बनाई हुई थी जिसका नाम था अशोक दलवाई कमेटी, अशोक दलवाई कमेटी, एंड दिस अशोक दलवाई कमेटी वाज मेड टू बूस्ट द फार्मर्स इनकम और मैं कह सकता हूं फॉर डबलिंग द फार्मर्स इनकम बाय 2022 इस कमेटी का निर्माण किया गया था। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फ्रीडम ऑफ नेविगेशन वाइटल की बात करेंगे। सो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन वाइटल की जब हम बात करते हैं, यहाँ पर आपको हमारे भारत के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर 10th डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है। किसकी? एशियान की। 10th एशियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग, डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग, इसको हाल ही में ऑर्गेनाइज किया गया। अब डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग होती है एशियान कंट्रीज के, एशियान दैट इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। मैंने आपको पहले भी बताया होगा कि एशियान जो है काफी इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ एशियान, बट एशियान कंट्रीज के साथ इंडिया अपनी मित्रता बनाए रखता है, क्योंकि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने पॉलिसी बनाई थी, दैट इज लुक ईस्ट पॉलिसी, और मोदी सरकार ने 2015 में नरसिम्हा राव जी की इसी लुक ईस्ट पॉलिसी को बदलकर बनाया एक्ट ईस्ट पॉलिसी। तो जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज है उनके साथ इंडिया का रिलेशन बहुत अच्छा बना रहे, और 10th टाइम एशियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग जो है ऑब्जर्व की गई, और जिसमें डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस लेवल पे ऑर्गेनाइज की गई, और जिसमें भारत देश के डिफेंस मिनिस्टर ने हिस्सा लिया। और ये मीटिंग कहाँ पे होती है? सबसे पहले पॉइंट तो जकार्ता में। जकार्ता कहाँ है? इंडोनेशिया के अंदर। ये एशियान का हेडक्वार्टर है, जकार्ता इंडोनेशिया, ठीक है। ये जकार्ता पहले इंडोनेशिया की कैपिटल भी थी, द ओल्ड कैपिटल ऑफ इंडोनेशिया, ये भी ध्यान रखना। सो द 10th एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस ये जकार्ता इंडोनेशिया में होती है, और ये हाईएस्ट डिफेंस कंसल्टेटिव एंड कोऑपरेटिव मैकेनिज्म होता है एशियान के अंदर। और एशियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां 10 देशों के जो मेंबर कंट्रीज आते हैं, ठीक है, इंडिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, जापान, न्यूजीलैंड, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, रशिया, यूएस, ठीक है, ये 8 डायलॉग पार्टनर्स मिलते हैं इन 10 कंट्रीज के साथ, और इस एक्सरसाइज को यहाँ पर मीटिंग को कंडक्ट करते हैं। इंडिया जो है डायलॉग पार्टनर बना था 1992 के अंदर, और इनॉग्रल एशियन डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस का जब हनोई वियतनाम में हुई थी अक्टूबर 12, 2010 में इंडिया ने इसमें हिस्सा लिया। और 2017 से एशियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस जो है ये मीटिंग एनुअली होती है, यहाँ पर एशियान और प्लस कंट्रीज के बीच में कोऑपरेशन को मैनेज करते हुए। क्लियर? किन किन मुद्दों के ऊपर मेंबर कंट्रीज बात करते हैं? 7 एक्सपर्ट वर्किंग ग्रुप्स बने हुए हैं, मैरीटाइम सिक्योरिटी, मिलिट्री मेडिसिन, साइबर सिक्योरिटी, पीस कीपिंग ऑपरेशंस, काउंटर टेररिज्म, ह्यूमैनिटेरियन माइन एक्शन एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ। ये मुद्दे जो आपको यहां पर बताए गए हैं माय डियर स्टूडेंट्स। क्लियर हो रहा है? किसी को कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो। किसी को कोई सवाल? चलिए आगे बढ़ेंगे। यहां पर एनआईडीएम को मिलता है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का एक रिकॉग्निशन स्टेटस यहां पर दे दिया गया है, ठीक है, लैंडस्लाइड डिजास्टर रिडक्शन को रिमूव करने के लिए। तो जो भारत का नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द डिजास्टर मैनेजमेंट है, इसको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का स्टेटस दिया गया है। क्लियर? क्योंकि यहां पर लैंडस्लाइड डोमेन रिडक्शन, लैंडस्लाइड डिजास्टर रिडक्शन यहां पर एक मेन मुद्दा निकल के आता है, और इस इंस्टीट्यूट को हम वर्ल्ड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन लैंडस्लाइड रिस्क रिडक्शन के तौर पर रिकॉग्नाइज करते हैं। 6th वर्ल्ड लैंडस्लाइड फोरम जो कि हाल ही में फ्लोरेंस इटली में हुआ, इसके दौरान। क्लियर? वर्ल्ड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन द लैंडस्लाइड रिस्क रिडक्शन जो है 2023 से लेकर 2026 तक यहां पर होता है। 6th वर्ल्ड लैंड 6th वर्ल्ड लैंडस्लाइड फोरम जो है फ्लोरेंस इटली में ऑर्गेनाइज किया गया। और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट जो है ये एक सेकेंडरी बॉडी है जो कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005 के अंदर वर्क करती है।
नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट ऑफ 2005 के अंदर ये वर्क करता है। और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स इसके लिए नोडल मिनिस्ट्री है, और इसके जो प्रेसिडेंट है दैट इज द मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स इसके लिए वर्क करते हैं। क्लियर? चलिए, किसी को कोई सवाल है, कोई डाउट है तो यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आप पूछ सकते हैं। आगे बात करेंगे भारत के डिफेंस मिनिस्टर, और सॉरी भारत के एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर, दैट इज सुब्रमण्यम जयशंकर। सुब्रमण्यम जयशंकर जो हैं इनकी मुलाकात यूके में होती है। ये है यूके के प्राइम मिनिस्टर, यूके के प्राइम मिनिस्टर ऋषि सुनाक। तो ऋषि सुनाक से मुलाकात करते हैं यहां पर, और ये मुलाकात का कारण क्यों है? भारत देश से 2 मूर्तियां पुराने टाइम में चोरी हुई अब ये यूके में मिल जाती है। जी हाँ, तो यूके में 2 मूर्तियां यहां पर मिलती है। 8वीं शताब्दी के मंदिर की जो है मूर्तियां यहां पर भारत से चुराई गई थी, अब ये रीडिस्कवर हो जाती हैं इंग्लैंड के अंदर रिसेंटली। योगिनी चामुंडा एंड योगिनी गोमुखी मूर्तियां जो है ये एक मंदिर से चोरी हुई थी उत्तर प्रदेश से 1770 से लेकर 1780 के बीच में, और अब इसको हाई कमीशन ऑफ इंडिया ने लंदन में रिकवर किया है। ये इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट और आर्ट रिकवरी इंटरनेशनल के तहत ही इसको इनिशिएट किया गया। और इंडिया प्राइड प्रोजेक्ट जो है एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि भारत के लॉस्ट आर्टिफैक्ट्स को रिकवर करने के लिए वर्क करती है। योगिनी की बात जब हम करते हैं तो एक फीमेल मास्टर्स है दैट इज ऑफ योगिक आर्ट, और 64 डिवाइन योगिनीज जो है वो भक्ति कर रही है इसकी योगिनी मंदिर के अंदर, अपनी देवी की पूजा कर रही है, ठीक है, जिसको हम लोखारी बोलते हैं। और ये जो टर्म है ये दोनों देवी और भक्तों के लिए इस्तेमाल की जाती है। और यहाँ पर हम ये भी मान के चलते हैं कि देवी की कुछ शक्तियाँ जो हैं यहाँ पर हम बेसिकली जो हैं उसको पूजते हैं यहाँ पर कुछ मंदिर में सही तरीके से रिचुअल्स के साथ पूजा आरती करके। और यहाँ पर तांत्रिक मोड ऑफ वर्शिप भी होता है, तांत्रिक मोड ऑफ वर्शिप भी यहाँ पर होता है। ये जो मंदिर है इसमें 64 योगिनीज हैं जिनको हम 64 योगिनी बोलते हैं, और 2 जगह पर है, ओडिशा में और 2 है मध्य प्रदेश के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर। क्लियर? क्लियर? किसी को कोई सवाल, किसी को यहां पर पूछ सकते हैं। और इसके साथ साथ 64 योगिनी टेम्पल ओडिशा में भी है, खाजुराहो टेम्पल कॉम्प्लेक्स में। और जो लोखारी टेम्पल है दैट इज बिलीव टू हैव 20 योगिनी स्टैचूज, ठीक है, एज अ ब्यूटीफुल वुमेन विद द हेड्स ऑफ एनिमल्स। एंड 1970 के दौर में टेम्पल्स जो है कुछ ग्रुप के द्वारा टारगेट किया गया था, कुछ चोरों ने यहाँ पर चोरी की थी, और जो मूर्तियां थी, सामान था, उसको यूरोप भेज दिया स्विट्जरलैंड के रास्ते से। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं एक मिलिट्री एक्सरसाइज की भारत और श्रीलंका के बीच में। भारत और श्रीलंका के बीच में एक मिलिट्री एक्सरसाइज हाल ही में कंडक्ट की जाती है। इस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम है मित्र शक्ति 2023। मित्र शक्ति 2023 नाम की एक्सरसाइज यहाँ पर कंडक्ट होती है। और मित्र शक्ति नाम की ये जो एक्सरसाइज है भारत तो है श्रीलंका के साथ पहले से ऑब्जर्व करता रहा है। इस बार इसको पुणे में ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, पुणे महाराष्ट्र के अंदर, पुणे महाराष्ट्र के अंदर, ठीक है। और इंडिया में, इंडिया की तरफ से मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट इसमें हिस्सा ले रही है, और 15 एयर वॉरियर्स है, और इंडियन एयरफोर्स के जवान यहाँ पे हिस्सा ले रहे हैं, ये ध्यान रखना है आपने। और ये 9th एडिशन है, ये भी आप ध्यान में रखेंगे। भारत और श्रीलंका के बीच में एक्सरसाइज मित्र शक्ति का पुणे में हो रहा है। मित्र शक्ति का मतलब क्या है? पावर ऑफ फ्रेंडशिप, पावर ऑफ फ्रेंडशिप। और ये एक बार भारत में होती है, एक बार श्रीलंका में होती है, एक बार भारत में होती है, एक बार श्रीलंका में इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है। आगे बढ़ेंगे, भारत और यूएस के बीच में एक समझौता होता है जिसके चलते हुए दोनों कॉपरेशन करते हैं स्टार्टअप्स को लेकर और इनोवेशन को लेकर, भारत और अमेरिका। सो द इनोवेशन इकोसिस्टम थ्रू एंड द इनोवेशन हैंडशेक अंडर द फ्रेमवर्क ऑफ इंडिया यूएस कमर्शियल डायलॉग। इंडिया यूएस कमर्शियल डायलॉग हाल ही में सैन फ्रांसिस्को में साइन किया जाता है। और ये इस एमओयू को साइन करने का ऑब्जेक्टिव क्या है? द कनेक्ट द टू साइड्स डायनामिक स्टार्टअप इकोसिस्टम्स, दोनों तरफ से स्टार्टअप इकोसिस्टम को ये कनेक्ट करेगा और रेगुलेटरी हर्डल्स को एड्रेस करेगा, दैट इज टू कॉपरेशन, इंफॉर्मेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस लेके आएगा स्टार्टअप फंड रेजिंग के लिए, और इनोवेशन एंड जॉब ग्रोथ यहाँ पर प्रमोट करेगा क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के साथ। और यहाँ पर इंडिया यूएस इनिशिएटिव फॉर द क्रिटिकल एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजी को आइडेंटिफाई करेगा। आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे एक बीमारी की जिसको हम कहते हैं एपिलेप्सी। तो नेशनल एपिलेप्सी डे जो है यहाँ पर 17 तारीख को ऑब्जर्व किया गया, 17 नवंबर को होता है एपिलेप्सी डे। एपिलेप्सी जो है इसके लिए अवेयरनेस लेके आने के लिए हम हर साल इस दिन को ऑब्जर्व करते हैं। और एपिलेप्सी एक दिमाग में होने वाली बीमारी होती है, एक ब्रेन डिसऑर्डर होता है जो कि यहाँ पर
सीजर्स जो है इसका कारण बनता है, ठीक है, ड्यू टू एबनॉर्मल ब्रेन एक्टिविटीज। और यहाँ पर टेम्परेरी चेंजेस भी जो होते हैं ब्रेन के इलेक्ट्रिकल फंक्शनिंग के अंदर, उसकी वजह से सीजर्स यहाँ पे होते हैं। और ब्रेन जो है ये कंटिन्यूसली जनरेट करता है टिनी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस एक पुराने पैटर्न के हिसाब से, जो कि ट्रैवल करते हैं नेटवर्क ऑफ नर्व सेल्स को ब्रेन के अंदर। और एपिलेप्सी के अंदर ये जो इलेक्ट्रिकल रिदम्स है ये इम्बैलेंस हो जाती है और नॉर्मल इलेक्ट्रिकल पैटर्न जो है वो डिसरप्ट हो जाता है, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार 50 मिलियन पीपल दुनिया भर में जो है एपिलेप्सी से इफेक्टेड है और इंडिया में इसके 10 से 20% लोग पाए जाते हैं। आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट्स, बात करेंगे BN गोस्वामी साहब की। BN गोस्वामी जो है ये अब दुनिया में नहीं रहे, 90 साल की उम्र में इनका देहांत जो है वो हो गया है। और ये ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने चंडीगढ़ को ग्लोबल लैंडस्केप में कन्वर्ट किया था। 26 किताबें ये लिख चुके हैं प्रोफेसर ब्रिजेंद्र नाथ गोस्वामी, BN गोस्वामी। 1993 में इनका जन्म, 1933 में इनका जन्म होता है। इनको पद्मश्री भी मिला हुआ, पद्म भूषण भी मिला हुआ, ठीक है। और ये जो ब्रिजेंद्र नाथ गोस्वामी है और इनको हम एक्सीडेंटल आर्ट हिस्टोरियन भी बोलते हैं, एक्सीडेंटल आर्ट हिस्टोरियन भी इनको बोला जाता है। एंड ही इज वेरी फेमस फॉर द पहाड़ी स्टाइल ऑफ पेंटिंग्स। 26 किताबों से ज्यादा ये किताबें लिख चुके हैं। आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं पेड्रो सांचेज की। पेड्रो सांचेज को री इलेक्ट कर दिया गया है स्पेन का प्राइम मिनिस्टर। स्पेन आप सब जानते हैं, स्पेन की राजधानी है मैड्रिड। स्पेन के अंदर जो करेंसी चलती है दैट इज यूरो। यहाँ पर भाषा बोली जाती है स्पेनिश। और स्पेन के नए प्रधानमंत्री यहाँ पर बनते हैं मिस्टर पेड्रो सांचेज। और ये पहले ही प्रधानमंत्री थे, अब इनको री इलेक्ट कर दिया गया है। मिस्टर पेड्रो। किसी को कोई सवाल यहां तक है तो आप पूछ सकते हो, किसी को कुछ भी सवाल आ रहा है यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। सो स्टूडेंट्स, अब हम MCQs की बात करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करते हैं। और इससे यहां तक किसी को कुछ सवाल होगा तो आप यहां पर पूछ सकते हैं। तो चलिए आइए बढ़ते हैं MCQs की तरफ, MCQs को डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए, सो फर्स्ट MCQs देखते हैं क्या कहता है। ग्रीन हाउस ग्रीन बुलेटिन 2023 was recently released by the वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। इसको वर्ल्ड मेटीरियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज किया गया रिसेंटली, ग्रीन हाउस ग्रीन बुलेटिन को। एज पर द रिपोर्ट, ग्लोबल एवरेज कंसेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन 2022 were full of 100% above the pre-industrial era for the first time. And also the warming effect on our climate called radiative forcing by long-lived greenhouse gases increased by 49% in 1990 to 2002। एंड इसका जो हेडक्वार्टर है वो रोम इटली में है। अब यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, करेक्ट स्टेटमेंट। अब जब हम ध्यान से इन स्टेटमेंट्स को देखते हैं तो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, रिलीज किया। सेकंड स्टेटमेंट गलत हो जाता है, ठीक है, 100% तो नहीं था। थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, 49% यहाँ पर हो जाता है। और इसका हेडक्वार्टर रोम इटली में तो नहीं है, जिनीवा में है, हम सब जानते हैं। सो पहला सही है और तीसरा सही है, करेक्ट बताना है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलिए, सो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। अब अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है ये भी देख लेते हैं। आइए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं। द एडजाइनमा इज द फर्स्ट एंड ओनली एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी अप्रूव्ड बाय द US फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन and it is used to treat patient with the congenital thrombocytopenic purpura, and it is a rare and life-threatening neurological disease, and the enzyme replacement therapy is typically used to replace the missing or deficient enzyme in a person with an inherited enzyme deficiency syndrome। अब यहाँ पर ध्यान से अगर हम इस स्टेटमेंट को देखते हैं तो यहाँ पर हमारा थर्ड स्टेटमेंट तो गलत हो जाता है, क्योंकि ये न्यूरोलॉजिकल डिसीज नहीं है, ये एक ब्लड क्लॉटिंग डिसीज है, ब्लड क्लॉटिंग डिसीज है, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करेंगे तो दैट इज करेक्ट, और सेकंड भी करेक्ट है, फोर्थ भी करेक्ट है। फर्स्ट सेकंड फोर्थ करेक्ट, करेक्ट बताना है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, कोकोनट डेवलपमेंट बोर्ड ने लॉन्च किया नमस्ते नारियल, नमस्ते नारियल नहीं हेलो नारियल लॉन्च किया ना, and it aims to help farmers with the coconut harvesting and the plant management operations। coconut development board एक statutory body है under the ministry of textiles। so ministry of textiles, कोकोनट की बात करें, कपड़ा मंत्रालय कहां से आ जाएगा। coconut development board is headquartered at the त्रिवंतमपुरम केरला। अब त्रिवंतमपुरम यहाँ पे कैसे आ जाएगा आप ये बताइए, ठीक है। त्रिवंतमपुरम की बात कैसे हो जाएगी, क्योंकि कोची में है, मैंने बताया था। सो फर्स्ट गलत, थर्ड गलत, फोर्थ गलत, ऑप्शन सी। क्लियर हुआ? कोई सवाल है पूछ सकते हो आप।
चलिए अगले सवाल की तरफ मूव ऑन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, द 10th एशियान डिफेंस मिनिस्टर्स मीटिंग प्लस वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली एंड द प्लस इज अ प्लेटफॉर्म comprising 10 नेशन एंड 10 डायलॉग पार्टनर्स। तो 8 डायलॉग पार्टनर्स एंड जकार्ता में हुई, जकार्ता में हुई। दोनों के दोनों गलत हो गए, दोनों के दोनों इनकरेक्ट है। सो हमारा आंसर यहां पर क्या होगा, नाइदर वन नॉर टू, नाइदर वन नॉर टू। ठीक है, क्योंकि डायलॉग पार्टनर 8 है और ये नई दिल्ली में नहीं हुई, जकार्ता इंडोनेशिया में हुई है, तो दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन, द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ वर्ल्ड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन द लैंडस्लाइड रिस्क रिडक्शन एंड द प्राइम मिनिस्टर इज द प्रेसिडेंट ऑफ द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। अब यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सेकंड स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, फर्स्ट वन इज करेक्ट, ऑप्शन ए शुड बी राइट आंसर, क्योंकि प्रधानमंत्री इसके प्रेसिडेंट नहीं होते। द प्राइम मिनिस्टर इज द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। 2 Yogini idols have been repatriated to India from UK. ठीक है, UK. ऋषि सुनाक. The Yogini Chamunda and Yogini Gomuki idols were stolen from the Lokhari temple in Uttar Pradesh. Yogini refers to a female masters of the Yogi god with 64 divine Yoginis worshipped as a goddess at Yogini temples. And these are associated with the Tantric mode of worship. So यहाँ पर आप देखेंगे बाकी की हमारे statements, they are correct. ठीक है, सो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल, मित्र शक्ति पुणे में हो रही है, बिल्कुल सही है, और ये भारत और श्रीलंका के बीच की एक्सरसाइज है। अब यहां पर इनकरेक्ट बताना है, इनकरेक्ट बताएंगे तो दूसरा वाला आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। चलिए अगला सवाल, India has signed an MOU for innovation handshake with which of the following nation? भारत ने किस देश के साथ MOU साइन किया है इनोवेशन हैंडशेक के लिए? ठीक है, किस देश के साथ ये समझौता साइन किया गया? सो ये है भारत का एक मित्र, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। चलिए 9वां सवाल, एपिलेप्सी डे कब होता है? नेशनल एपिलेप्सी डे कब होता है? नेशनल एपिलेप्सी डे, सो ये 17 नवंबर को होता है, हमने अभी पढ़ा था, एपिलेप्सी ब्रेन डिसऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रजेंद्र नाथ गोस्वामी साहब अब दुनिया में नहीं रहे, ये कौन थे? हिस्टोरियन थे, क्रिकेटर थे, एक्टर थे या पॉलिटिशियन थे? तो BN गोस्वामी साहब एक हिस्टोरियन थे, एक हिस्टोरियन। चलिए आखिरी सवाल आज की क्लास का, पेड्रो सांचेज किस देश के नए प्रधानमंत्री चुन किए गए हैं? री-इलेक्टेड एज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? यह है स्पेन, अ ब्यूटीफुल कंट्री स्पेन। चलिए तो इसी के साथ साथ आज का हमारा करंट अफेयर्स का सेशन जो है वो समाप्त होता है माय डियर स्टूडेंट्स। किसी को कोई सवाल हो, डाउट हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। क्लास अच्छी लगी होगी तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।